थायराइड है क्या? अपन ने बहुत बार सुना है कि भाई किसी को हाइपोथायराइड है, किसी को हाइपरथायराइड है, लेकिन एक्चुअल में ये है क्या? हाइपो का वर्ड, हाइपो जो वर्ड है उसका सीधा सा मतलब आप कहीं पर भी सुनोगे तो उसका सीधा सा मतलब होगा कम, यानी कि वो कम क्वांटिटी में वहां पर बन रहा है। हाइपर मतलब ज्यादा। अगर किसी भी वर्ड के आगे अगर आपको हाइपो लिखा मिला है, यानी कि जितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए थी उससे कम वहां पर वो पर्टिकुलर जो चीज है वो आपकी कम प्रोड्यूस हो रही है। और ऐसा ही हाइपर का यानी कि ज्यादा। हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि आपका जो थायराइड है वो कम बन रहा है, यह है आपका हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है। हम जो इस सेशन में समझने की कोशिश करेंगे वो जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे वो रहेंगे हमारे कि ये डेवलप किस तरीके से होता है, इसके साइंस और सिम्टम्स क्या हैं, मेडिकल अप्रोच क्या रहती है इस चीज को लेकर जो जनरल रहती है, हम क्या कर सकते हैं एज अ फंक्शनल मेडिकेशन, हम क्या चीज यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका रूट कोज क्या हो सकता है, ट्रीटमेंट क्या हो सकता है इसको लेकर। और आपने देखा होगा कि ब्लड रिपोर्ट में आपने देखा होगा किसी का टीएसएच बढ़ा हुआ है, किसी का टी3, किसी का टी4 जो है ऊपर नीचे वो है। तो वो किस तरीके से वो चीजें काम करती हैं, वो किस तरीके से हमें पढ़ना होता है। ओके। सो आपने दो वर्ड हमेशा सुने होंगे, क्रोनिक डिजीज एंड एक्यूट डिजीज। अमरुद, सर आपने सुना होगा इसके बारे में, क्रोनिक डिजीज एंड दिस योर एक्यूट डिजीज? सर नहीं सर। ओके, कोई बात नहीं, बताते हैं अभी। एक्यूट और क्रोनिक में डिफरेंस क्या है? वो है आपका टाइम ड्यूरेशन का। अगर कोई बीमारी आपको लगातार 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने से ज्यादा है तो वो आपकी एक्यूट की कैटेगरी में आती है। ठीक है। अब देखो किसी को ऐसा तो हो नहीं सकता कि लगातार 3 महीने से हार्ट अटैक आया हुआ है ना? हार्ट अटैक आएगा और उसको उसी टाइम पर वहां पर आपको ट्रीट करना जरूरी है। लेकिन जैसे थायराइड है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, वहां पर क्या हाइपोथायरॉयडिज्म को उसी टाइम पर ट्रीट करना बेहद जरूरी है? नहीं। क्रोनिक डिजीज जो है आपकी, वो आपको एक लंबे ड्यूरेशन लगता है उसको ट्रीट करने में और सारी चीजें, वहां पर आपको एक इमरजेंसी सिचुएशन नहीं होती। ये एक तरीके से जो सिम्टम्स वो जनरेट होते हैं ओवर द पीरियड, और ये सारी चीजें वहां पर आती है। जैसे आपका थायराइड हो गया, हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, आपका डायबिटीज हो गई, ठीक है, और आपके ऑटोम्यून डिजीज हो गई, आपका आईबीएस हो गया, ये सारी आपकी क्रोनिक डिजीज की कैटेगरी में आते हैं। एक्यूट, जिसमें आपको बताया जैसे किसी को हार्ट अटैक आ गया, ठीक है, या किसी को किसी तरह को ट्रोमा हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, ये सारी चीजें जो है आपकी वहां पर एक्यूट की कैटेगरी में आती है। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि जो देखिए, एक तो सीधी सी बात मैं बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में यहाँ पर बताना चाहूंगा आप लोगों को कि हम जो आपकी जो कन्वेंशनल मेडिसिन हैं हम उनके खिलाफ नहीं है। डेफिनेटली उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हर डिजीज को क्योर करने में और सब चीजों में। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो खासकर आपकी क्रोनिक डिजीज जैसे डायबिटीज, थायराइडिज्म और ये सारी चीजें, तो यहाँ पर जो आपकी मेडिकेशंस हैं वो एक तरीके से फेल हो रही हैं। खाली मेडिसिन लेने से वहां पर उसका सोल्यूशन नहीं निकल के आ रहा। तो यहाँ पर हमें जरूरत है कि हम इससे आगे थोड़ा बढ़कर समझने की कोशिश करें कि सिर्फ मेडिसिन के अलावा और हम वहां पर क्या कर सकते हैं टू क्योर दैट पर्टिकुलर डिजीज, और या फिर उसको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जहां पर हम बात करें एक एक्यूट डिजीज की, अगर किसी को हार्ट अटैक आए तो हमारे पास प्रॉपर सोल्यूशन है, हमारे पास सर्जरीज हैं और सारी चीजें हैं वहां पर। ठीक है, अगर किसी को कोई ट्रॉमा हो तो हमारे पास वापस सारी चीजें अवेलेबल है। तो या एक्यूट डिजीज की कैटेगरी में हमने बहुत अच्छे से काम किया और सारी चीजें हुई, लेकिन क्रोनिक डिजीज जो है अभी भी एक प्रॉब्लम का वहां पर जो एक केस बनकर अभी भी मेंटेन है ऑल ओवर इंडिया, नॉट ऑल ओवर वर्ल्ड एक्चुअली, नॉट इंडिया। या किसी भी देश के पास, किसी भी कंट्री के पास थायराइडिज्म को लेकर प्रॉपर कोई इलाज नहीं है, पीसीओएस को लेकर कोई प्रॉपर इलाज नहीं है, डायबिटीज को लेकर कोई प्रॉपर दवाई नहीं है। आप इस दवाई खा लो तो आप प्रॉपर तरीके से इस दवाई से ही आपकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी, या फिर इस दवाई खाने से ही आपकी जो थायराइडिज्म की प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है, वो आपकी ठीक हो जाएगी। नहीं, जो क्रोनिक डिजीज है वहां पर ये आपके पास एक जो एक सोर्स होना चाहिए ट्रीटमेंट का, वो अभी भी नहीं है। ओके। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो डिजीज है हमारी हाइपोथायरॉयडिज्म, ये डेवलप किस तरीके से होती है। देखो, आपने बहुत बार सुना होगा कि मेरे जेनेटिक्स ही ऐसे हैं, है ना, कि मेरे पेरेंट्स को डायबिटीज थी,
इसलिए मुझे डायबिटीज हो गई। मेरे पेरेंट्स को हाइपोथायराइड था, मुझे भी हो गया, मेरे दादा को था, या किसी को भी था वहां पर। तो हमने ये बहुत बार सुना है। लेकिन क्या सिर्फ अगर आपके जेनेटिक्स, सो कॉल्ड जेनेटिक्स में, आपके आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को एक प्रॉब्लम थी, तो वो आपको भी जरूर होगी? क्या ऐसा जरूरी है? देखिए, जेनेटिक्स इस तरीके से काम नहीं करते। हो सकता है कि मेरे पेरेंट्स को ना हो डायबिटीज ना हो, या हाइपोथायराइडिज्म ना हो, या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को ना हो सकता है जो मेरे मदर साइड में जो मेरी फैमिली है उनमें से किसी को हो सकता है मेरे दादा के दादा को हो, ठीक है, फिर मेरे नाना के नाना को या दादा को वहां पर। यानी कि जेनेटिक्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोल सकते। हम सभी का कुछ ना कुछ जेनेटिक बैकग्राउंड हर बीमारी को लेकर जरूर है। लेकिन जरूरी नहीं कि वो बीमारी हमें हो 101%। लेकिन वो कुछ लोगों के लिए रीजन बन सकती है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो किस तरीके से। जो अपन जो मैक्सिमम जो हम देखते हैं जिसको हाइपोथायराइडिज्म होता है, उनमें से हार्डली कोई 15, 20 या 25% लोग ही ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स को या फिर ऐसे जेनेटिक्स जो थे उन लोगों को वहां पर हाइपोथायराइडिज्म था। बाकी ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनकी फैमिली बैकग्राउंड हिस्ट्री में वहां पर कोई इस तरीके का कोई जेनेटिकल जो बीमारी नहीं थी। ठीक है, मान लो आपको थी वहां पर कोई बीमारी, लेकिन वो बीमारी अपने आप एक तरीके से ट्रिगर नहीं होती। ठीक है, अगर वो किसी चीज से ट्रिगर हुई, अगर किसी ट्रिगर से वो एनकाउंटर हुआ उसके साथ, तो वहां पर वो जो बीमारी है डेवलप होना स्टार्ट हो सकती है। ये आपका एनकाउंटर क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। मे बी आप किसी एनवायरमेंटल जो टॉक्सिन्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, उनके साथ आप एक्सपोजर हो गया हो आपका, ठीक है, या फिर किसी एक और डिजीज की वजह से जो यहाँ पर आपका जो ट्रिगर जो पॉइंट था वो वहां पर आपका चालू हो गया और आपको वहां पर इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। मे बी स्ट्रेस की वजह से वो ट्रिगर हो गया। तो कुछ भी एक ट्रिगर जो पॉइंट हो सकता है, जो आपका जो डीएनए में जो बीमारी थी वो पहले फैमिली डीएनए में, उसको ट्रिगर कर सकता है। इसके बाद हो सकता है कि आपका वहां पर जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज्यादा खराब रहा हो, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आपका खाना पीना सही नहीं है, यू आर ओवर वेट और यू आर वेरी अंडर वेट। तो ये सब चीजें हो सकती हैं। और आप अल्कोहल ज्यादा पीते हो, आप स्मोकिंग ज्यादा करते हो, ठीक है, आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा हैं, तो ये भी आपके जो आपकी जो बीमारी थी, डिजीज थी, उसको ट्रिगर कर सकती है। या यहाँ तक सबको समझ में आया जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभी तक? अमरूत, रोबिन, साई, या अगर किसी को कोई भी सवाल आता है तो मुझे साथ के साथ डेफिनेटली वो पूछ सकते हैं। ओके, इसके बाद क्या ऐसा है कि अगर किसी को थायराइड है तो उसको सिर्फ थायराइड ही हो? आप बहुत सारे केसेस में देखोगे, अगर किसी को लंबे टाइम तक थायराइड थायराइड है तो उसको डायबिटीज भी वहां पर स्टार्ट हो जाती है। अगर कोई फीमेल है तो उसको डायबिटीज के साथ, थायराइड के साथ वहां पर पीसीओएस भी स्टार्ट हो जाता है। या फिर इसका अपोजिट, अगर किसी को डायबिटीज था तो उसका हाइपोथायराइडिज्म भी आ जाता है। यानी कि एक टाइम पर मल्टी मल्टी जो डिसफंक्शन है आपके वहां पर हो सकते हैं। और जितनी ड्यूरेशन आपकी ज्यादा रहेगी एक बीमारी को लेकर, उतने ही आपके वहां पर मल्टीपल जो डिसफंक्शंस हैं वो होने के चांसेस बहुत हाई हैं। और इसी वजह से एक बीमारी को सही टाइम पर क्योर करना बेहद जरूरी है। अगर आप कोशिश करते हो कि भाई मैं 5 साल बाद, 10 साल बाद उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा, तो हो सकता है कि उस एक बीमारी के साथ आपको दूसरी बीमारी फ्री में मिल जाए। हो सकता है आपके थायराइड के साथ आपको डायबिटीज मिल जाए, आपको पीसीओएस मिल जाए, या फिर आपको हाइपरटेंशन मिल जाए, या फिर इसका अपोजिट, आपको डायबिटीज के साथ हाइपोथायराइडिज्म मिल जाए। तो जितना जल्दी हो सके, जिस बीमारी आपको, चाहे कोई भी क्रोनिक डिजीज हो, उसको उसी टाइम पर जितना जल्दी हो सके उसको आप एक तरीके से पहचानोगे और उसको समझने की कोशिश करोगे, और अपने जो लाइफस्टाइल चेंजेस और जो रिक्वायर्ड जो मेडिकेशंस हैं या फिर सप्लीमेंटेशंस हैं उनको आप अपनी डाइट में या फिर अपनी लाइफस्टाइल में इंट्रोड्यूस करोगे, तो उसको बहुत जल्दी रिवर्स किया जा सकता है। और जो एडिशनल जो आपको बीमारियां आ सकती थी उनसे भी बचा जा सकता है। ओके, इसके बाद आप लोगों ने सुना होगा टीएसएच क्या होता है। टीएसएच, T3, T4, दीज आर द मेन हॉर्मोन्स जो आप सुनते हो कभी भी एक डायबिटीज सॉरी हाइपोथायराइडिज्म के बारे में आप बात करते हो। हम जब भी किसी की रिपोर्ट देखते हैं, जो मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊं यहाँ पर आपको, या आपने भी देखा होगा अपने आसपास,
मैक्सिमम जो लोग हाइपोथायराइडिक है, उनका क्या होता है कि डॉक्टर क्या चेक करते हैं या हम खुद क्या चेक करते हैं कि टीएसएच कितना है। टीएसएच क्या खुद में एक थायराइड हार्मोन है? सबसे पहला सवाल ये आता है। नहीं, पहली बात तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो, ना कि खुद थायराइड हार्मोन है। आपका टीएसएच जो है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, ना कि आपके थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड आपका कहाँ होता है? जो आपका एडम्स एप्पल होता है, इसके जस्ट पीछे आपका थायराइड ग्लैंड होता है, एक बटरफ्लाई शेप में। ठीक है, तो आप वो सब चीजें गूगल पे चेक कर सकते हो, इसके लिए हमें ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आपका टीएसएच होता है वो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल कर आता है। अब टीएसएच का काम क्या है? देखो उसके नाम में उसका काम छुपा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी कि वो आपके थायराइड ग्लैंड को सिग्नल देता है कि भाई थायराइड बनाओ। कब? जब आपके ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि आपकी बॉडी को और ज्यादा थायराइड की रिक्वायरमेंट है। जितना थायराइड अभी बॉडी में है, आपके आपके ब्लड में थायराइड जितना है, उससे आपका जो काम नहीं चल रहा है अभी, अभी आपको और ज्यादा थायराइड बनाने की जरूरत है। तो आपका टीएसएच आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड से और आपके थायराइड ग्लैंड को सिग्नल देगा कि आपको और जो है थायराइड प्रोड्यूस करना चाहिए रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। जैसे ही थायराइड ग्लैंड को ये सिग्नल मिलता है, तो वो वहां पर T4, ठीक है, T4 जो है आपका थायराइड जो हार्मोन है उसको बनाती है। और ये T4 हार्मोन आपका T3 में कन्वर्ट होता है, जो आपका मेन फंक्शन करता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया आप लोगों को? टीएसएच खुद में एक हार्मोन नहीं है। टीएसएच सॉरी, एक थायराइड हार्मोन नहीं है आपका टीएसएच, वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। लेकिन जो आपका जो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये आपके थायराइड के आगे रिलीज कराने में। अगर आपका टीएसएच ढंग से प्रोड्यूस नहीं होगा या बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में वहां पर निकलेगा आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो वो आपके जो अल्टीमेट जो एक्चुअल थायराइड हार्मोन है उसके प्रोडक्शन पर बहुत ही हाई इंपैक्ट वहां पर डालेगा। वो उसको रेगुलेट करने का काम आपके टीएसएच हार्मोन्स का है, जो आपका कंट्रोल्ड रहना बेहद जरूरी है। लेकिन टीएसएच खुद में एक थायराइड हार्मोन नहीं है। ठीक है, आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो आपका T4 बनाती है। T4 आपका कन्वर्ट होता है T3 में, और T3 आपके जो फंक्शंस होते हैं उनको वहां पर ऑपरेट करता है। आपकी बॉडी थायराइड जो है हार्मोन से बनाती है किस तरीके से, सवाल ये भी निकल कर आना चाहिए। आपकी बॉडी जो है थायराइड जो हार्मोन बनाती है वो आपके आयोडीन से बनाती है। इसका जो रॉ मटेरियल है आपके लिए, आपके थायराइड के लिए, वो है आयोडीन। आप लोगों ने सुना होगा टीजी, थायरोग्लोबुलिन। आपका थायरोग्लोबुलिन के साथ अटैच होता है आपके आयोडीन, और उससे बनता है आपका फिर थायराइड हार्मोन। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये निकल कर आती है कि अगर आपका जो आयोडीन है, अगर वो जरूरत से ज्यादा है या जरूरत से कम है, दोनों ही केसेस में आपको वहां पर इस थायराइड प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपका जो थायराइड सॉरी आपका जो आयोडीन था, जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे बहुत कम है, और आपकी बॉडी जो थायराइड हार्मोन है उसको बना ही नहीं पा रही उतनी क्वांटिटी में। अगर वो नहीं बना रही क्वांटिटी में, तो दोबारा से ब्रेन के पास सिग्नल जाएगा कि भाई नहीं है सफिशिएंट, बनाओ और थायराइड बनाओ। तो तुम्हारा क्या होगा, आपका टीएसएच जो है और ज्यादा प्रोड्यूस होगा थायराइड आपके ग्लैंड को सिग्नल देने के लिए। लेकिन जो रॉ मटेरियल है आपकी बॉडी के पास वही नहीं है, तो जिससे क्या होगा, आपका जो टीएसएच लेवल है वो हाई वहां पर होता चला जाएगा। यहां तक सबको क्लियर? सर एक बार रिपीट कीजिए कौन से वाला पॉइंट मुझे बताइए। कि अभी बताइए। हाँ, हम्म, ये टीएसएच का ये स्टिमुलेशन होता है ना, पता है ना? देखिए 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 देखिए, आपके पास ना दो ग्लैंड है अमरुद। ठीक है, एक पिट्यूटरी है, एक थायराइड ग्लैंड है। ठीक है, आपके थायराइड ग्लैंड से आपका थायराइड हार्मोन निकलने थे T4 एंड T3। T4 निकलना था जो आप आगे आपका T3 में कन्वर्ट होना था। ठीक है, जिसका मेन काम था आपकी बॉडी के सारे फंक्शंस को रेगुलेट करने का, जो हम आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या है वो। लेकिन ये कैसे निकलता है वहां से? जब आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है कि हमारे जो ब्लड प्लाज्मा में थायराइड कम है, यानी कि T3 कम है, हमें और चाहिए, तो ब्रेन वहां पर सिग्नल देता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को कि आप टीएसएच निकालिए। टीएसएच क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
ठीक है, वो टीएसएच निकलता है आपके थायराइड ग्लैंड के पास जाता है। देखिए हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल्स, सिग्नल्स देने वाले, है ना। सिग्नलिंग वहां पर केमिकल्स होते हैं जो आपकी बॉडी को अलग अलग काम करने के लिए सिग्नल्स देते हैं। तो यहाँ पर टीएसएच आएगा और आपके थायराइड ग्लैंड को सिग्नल देगा कि आप क्या कीजिए, आप T4 बनाइए। क्यों बनाइए, क्योंकि आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट, आपका थायराइड ग्लैंड T4 बनाएगा और सिग्नल मिलने के बाद जो आपका आगे T3 में कन्वर्ट होगा। इस तरीके से आपका जो है सारा ऑपरेट होता है। अब अगर मान लो आपके पास देखो आपको एक दीवार बनानी, उसको बनाने के लिए ईंटें चाहिए, ठीक है, सीमेंट चाहिए, है ना, ये रॉ मटेरियल है वहां पर। इसी तरीके से आपके थायराइड को बनाने के लिए, हार्मोन्स को बनाने के लिए आपको आयोडीन चाहिए, जो आपके थायरोग्लोबुलिन के साथ जुड़कर आपका थायराइड हार्मोन बनाता है। ठीक है, आपके पास आयोडीन सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं है, कम है, तो यानी कि आपका जो थायराइड हार्मोन है वो कम बनेगा, सिंपल। ठीक है, भाई टीएसएच ने तो सिग्नल दिया आकर कि बनाओ, उसने बनाने की कोशिश करी लेकिन रॉ मटेरियल नहीं था तो उतनी क्वांटिटी में नहीं बना, तो यानी कि बॉडी में अभी भी कम रह गया। तो ब्रेन के पास दोबारा सिग्नल जाएगा कि नहीं भाई रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई है, आप दोबारा से और टीएसएच भेजो, उसको और सिग्नल दो। जैसे हमारा डायबिटीज में होता है, आपके सेल्स के रिसेप्टर्स के पास आपका इंसुलिन जाता है लेकिन उसको ओपन नहीं कर पाता आपके ग्लूकोज को स्टोर करने के लिए, इसलिए पैनक्रियास के पास दोबारा सिग्नल जाता है कि आप और इंसुलिन वहां पर प्रोड्यूस करो, सिंपल। इसी तरीके से आपके टीएसएच के पास सिग्नल जाता, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के पास सिग्नल जाता है कि आप और टीएसएच बनाइए जिससे T3 बन सके ओवरऑल एंड ऑफ द प्रोसेस के बाद। लेकिन हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है तो दोबारा से कम बनता है, तो ये साइकिल दोबारा चलता रहता है, जिसकी वजह से जो हमारा टीएसएच लेवल है वो हाई हो जाता है काफी। अब यहाँ पर मेन प्रॉब्लम क्या थी, आयोडीन की कमी, जो रॉ मटेरियल था। लेकिन हम आगे और इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, पहले इसको समझते हैं कि थायराइड हार्मोन किस तरीके से काम करता है। और इसके अपोजिट केस में अगर ऐसा हो जाए कि आपके पास आयोडीन बहुत ज्यादा है, ये भी हो सकता है, आपने आयोडीन बहुत हाई क्वांटिटी में खाया, तो वहां पर क्या होगा। देखिए आयोडीन ना बहुत ही एक रिएक्टिव सब्सटेंस है। जब ये आपके थायरोग्लोबुलिन, इसको टीजी बोलेंगे शॉर्ट में, ठीक है, आपके टीजी के साथ जुड़ता है तो वहां पर ये आपके बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बनाता है। फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, एक तरीके से आपका ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि डैमेज करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसको बड़े सिंपल से लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं फ्री रेडिकल्स को, ठीक है। जितना ज्यादा आपका वो जुड़ेगा तो वहां पर आपके हाई चांसेस हैं फ्री रेडिकल्स बनने के, और उनको ट्रिगर, उनको एक तरीके से कम करने का काम है आपके एंटीऑक्सीडेंट्स का। ऑक्सीडेंट्स, फ्री रेडिकल्स, ठीक है, उनको दबाने का काम है, उनको डैमेज करने का काम है आपका एंटीऑक्सीडेंट्स का। अब जब ये सही अमाउंट में बनता है आपका आयोडीन और ये सारी चीजें, तो आपके पास सफिशिएंट आपके पास होते हैं ये आपके एंटीऑक्सीडेंट्स। और यहाँ पर समझने की चीज अमरुद यहाँ पर ये भी है कि जो आपका सेलेनियम है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आपके इस एंटीऑक्सीडेंट्स को बनाने का। यानी कि आपके पास मान लो आपके पास थायराइड, सॉरी, आयोडीन हाई क्वांटिटी में है आपकी डाइट में, लेकिन सेलेनियम बहुत कम क्वांटिटी में है, तो आपके वहां पर जो फ्री रेडिकल्स है, ऑक्सीडेंट्स है जो आपके, वो बहुत हाई क्वांटिटी में बनेंगे। लेकिन जो उनको बनाने के, उनको रोकने के लिए जो आपको एंटीऑक्सीडेंट चाहिए था और उसको बनाने के लिए जो सेलेनियम चाहिए था, आपके पास वो सही क्वांटिटी में नहीं होगा। जिससे क्या होगा, आपकी बॉडी के पास सिग्नल जाएगा कि हमें एंटीबॉडीज बनानी है। एंटीबॉडीज क्या करती है, कहीं पर भी अगर किसी तरीके का भी कोई अटैक आता है आपके पास, कोई फॉरेन अटैक आता है आपके पास आपकी बॉडी के ऊपर, तो उसको वहां पर वो बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है, उनको तोड़ने का, ब्रेक डाउन करने का काम करती है, यानी कि आपको बचाने का काम करती है आपका इम्यून सिस्टम, है ना। इम्यून सिस्टम आपका एंटीबॉडीज बनाता है और सारी चीजें होती है वहां पर। तो अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आती है कि हुआ तो कुछ नहीं था, सिर्फ आयोडीन ही था, है ना, जिसकी वजह से कुछ फ्री रेडिकल्स बन गए थे जिनको अपन एंटीऑक्सीडेंट की मदद से सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे थे। तो इसके लिए आपकी एंटीबॉडीज बनती हैं जो आकर उस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करती हैं। और अगर ये ओवर द पीरियड लंबे टाइम तक आपका हो रहा है, तो वहां पर आपका जो इम्यून सिस्टम है आपके थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही
अटैक करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वही तो बना रहा है ना आपका ये आपका थायराइड हार्मोन, ठीक है, वही तो आयोडीन को यूज कर रहा है ना। तो जिसकी वजह से वो थायराइड के ऊपर ही अटैक करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से आपने सुना होगा हाशिमोटो जो बीमारी होती है, सुना होगा, ये आपका ऑटो इम्यून डिजीज होती है। ऑटो इम्यून यानी कि जब आपकी बॉडी आपके खुद के टिश्यूज को ही वहां पर डैमेज करना स्टार्ट कर दे। फॉरेन जो आपके बाहर से निकल आने वाले थे उनको डैमेज करना था, वो अच्छी बात है, लेकिन जब आपकी बॉडी आपके खुद के टिश्यूज को ही डैमेज करना स्टार्ट कर दे तो उसको ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। जैसे इस केस में आपको हाशिमोटो जो डिजीज होती है, ये हाशिमोटो जो एक जापानीज एक साइंटिस्ट है जिन्होंने पहले इसके बारे में पता किया, तो उनके नाम पर ये डिजीज का नाम है, और ज्यादा इसमें कुछ ओवर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यानी कि अगर आपकी बॉडी में कम है आयोडीन तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, अगर ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें उसको सही क्वांटिटी में आयोडीन को रखना जरूरी है। और इसके साथ एंटीऑक्सीडेंट्स को बनाने के लिए जो हमें सेलेनियम चाहिए वो भी बेहद जरूरी है। सेलेनियम के ऊपर मैंने एक प्रॉपर एक आर्टिकल लिखा हुआ है, आपको इंस्टाग्राम पर मेरी मिल जाएगा, मैं उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप डेफिनेटली उसको वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं। तो अर्चित, साई, अमृत, अभी तक इसमें कोई डाउट या आगे बढ़े अपन यहां से? अर्चित, साई, ओके गुड। अब भाई आपके जो थायराइड हार्मोन है T3, भाई आपका सब कुछ सही था, आपका TSH आया, T4 बना, थायराइड में से वो T3 में कन्वर्ट हुआ। अब जो T3 है जो ये है आपके मेन फंक्शंस वहां पर करता है। इसके फंक्शंस क्या है मेन? वो है आपके जैसे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना, आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, आपके ब्रेन फंक्शनिंग को रेगुलेट करना, आपके मूड को, एनर्जी लेवल को, डाइजेशन को, इन सबको रेगुलेट करने का आपका काम है आपके T3 का। आपकी बॉडी की हर सेल को, देखिए इस बात को ध्यान से सुनना, आपकी बॉडी की हर सेल को जरूरत है थायराइड हार्मोन, हर टिश्यू को जरूरत है थायराइड हार्मोन की। आपकी बॉडी के हर काम को डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो थायराइड है वो इन्फ्लुएंस करता है। तो थायराइड का सही तरीके से रेगुलेट होना बेहद जरूरी है। अब हमने समझा भाई कि हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है, यानी कि जो आपका हाइपो यानी कि कम, आपका जो थायराइड हार्मोन है यानी कि आपका T3 T4 जो है वो कम बन रहा था। आपके जो TSH है वो मेन हार्मोन नहीं है, थायराइड हार्मोन नहीं है, वो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। लेकिन जो आपके मेन हार्मोन है T3 और T3 और T4, अगर वो प्रॉपर नहीं बन रहे, कम क्वांटिटी में आपके वहां पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उस सिचुएशन को बोलेंगे, उस कंडीशन को अपन बोलेंगे हाइपोथायराइडिज्म। लेकिन अगर इसका अपोजिट हो, यानी कि आपका T3 T4 ज्यादा क्वांटिटी में बनने स्टार्ट हो जाए, तो उसको अपन बोलेंगे हाइपरथायराइडिज्म। जो आज का हमारा लेक्चर है वो कंसंट्रेटेड रहेगा हमारे हाइपोथायराइडिज्म के ऊपर, क्योंकि मेन प्रॉब्लम जो है ज्यादा जो केसेस जो हमारे होते हैं वो हाइपोथायराइडिज्म के होते हैं। हाइपरथायराइडिज्म के भी होते हैं लेकिन उतने हाई हमारे पास नंबर्स नहीं आते, लेकिन डेफिनेटली हम किसी दिन हाइपरथायराइडिज्म को भी अच्छे से कवर करेंगे। तो मेन सिम्टम्स होते हैं आपके हाइपोथायराइडिज्म के, वो आपके हो सकते हैं आपके फेस पर स्वेलिंग्स, पफी फेस जिसको बोल सकते हैं, आपका जो गोइटर होता है उसका साइज का बढ़ जाना। आपने देखा होगा कि जो गोइटर होता है आपके यहाँ पर उसका साइज बढ़ जाता है कुछ लोगों का। आपकी हार्ट बीट है वो स्लो होनी स्टार्ट हो जाती है, आपको कॉन्स्टिपेशन होने लग सकती है, आपको आपका वेट गेन होना स्टार्ट हो सकता है, आपके जो आईब्रोज के जो हेयर है आपके वो लॉस होने स्टार्ट हो सकते हैं, आपके जो बाल है वो काफी सूखे सूखे होने स्टार्ट हो सकते हैं, आपको अर्थराइटिस हो सकता है, आपकी स्किन ड्राई रह सकती है, आप सारा दिन बहुत ज्यादा फटीग आप फील करोगे, आप सारा दिन थके हुए हो। कुछ केसेस में इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी हो सकती है, डिप्रेशन भी हो सकता है, ठीक है, आपका मसल्स पेन भी हो सकता है, और बहुत सारे आपके वहां पर चीजें हो सकती हैं जो आपकी हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स हो सकते हैं। और अब समझने की चीज यहाँ पर ये है कि जरूरी नहीं कि एक बंदे को ये सारे ही सिम्टम्स हो, किसी को कोई सिम्टम हो सकता है, किसी को कोई सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी एक का फेस स्वेल है आपके हाइपोथायराइडिज्म की वजह से तो दूसरे का भी हो, नहीं, कोई जरूरी नहीं है ऐसा।
उनको हो सकता है कि उनका जो गोइटर है उसका साइज बढ़ गया हो, या उनको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा रहने लग गई हो, या उनका वेट गेन होने लग गया हो बहुत ज्यादा, या इनकी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा ड्राई रहने लग गई हो, या बहुत ज्यादा फटीग को फील होने लग गया हो। तो अलग अलग वहां पर जो आपके सिम्टम्स हो सकते हैं। गुड। तो ये कुछ सिम्टम्स है, मैं इन सिम्टम्स की लिस्ट आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में दे भी दूंगा कि क्या क्या हो सकते हैं, और वो आप वहां से आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम थायराइड लेवल्स के लिए हम ब्लड टेस्ट कराते हैं। देखिए, अब दोबारा से मैं वही बात बोलूंगा कि जो कन्वेंशनल जो मेडिसिन हैं हम उसके खिलाफ नहीं हैं, उनका बेहद एक इम्पोर्टेंट रोल है हमारे जो डिजीज को एक तरीके से हैंडल करने में, सिम्टम्स को क्योर करने में। लेकिन थायराइड के केस में, क्रोनिक डिजीज के केस में सिर्फ दवाइयाँ सफिशिएंट नहीं है, उसके कारण है कुछ जो हम आगे समझेंगे। जब भी हम कोई किसी का थायराइड टेस्ट कराते हैं, उसमें हम हाइपोथायराइडिज्म में सबसे ज्यादा क्या देखते हैं कि उसका टीएसएच कितना है। और बहुत सारे मैक्सिमम केसेस आपको क्या मिलेगा कि आपका T3 और T4 दोनों ही काफी हैं, सफिशिएंट क्वांटिटी में, जितना होना चाहिए। उनको हम डिस्कस करेंगे कि कितना क्या होना चाहिए। देखिए, जो टीएसएच है वो इंक्रीज हो चुका है, तो वहां पर क्या करते हैं आपके डॉक्टर, आपको हाइपोथायराइडिज्म की कैटेगरी में डाल देते हैं, और वहां पर आपको जो मेडिसिन आपकी चालू कर देते हैं, थायरोक्सिन या थायरोनोम। आपने सुना होगा दोनों मेडिसिन के बारे में, अमृत, साई, थायरोनोम, पैराक्सिन सुना है। थायरोक्सिन, थायरोनोम, ये दोनों मेडिसिन क्या है? ये एक्चुअल में आपके जो T4 हार्मोन है उसकी रिप्लेसमेंट है। देखिए, आपका बढ़ा हुआ है टीएसएच, ठीक है, आपका T3 T4 नॉर्मल था, लेकिन आपका वहां पर मेडिकेशन चालू कर दी जाती है आपकी T4 रिप्लेसमेंट। लेकिन क्या आपका टीएसएच सिर्फ आपके थायराइड हार्मोन कम होने की वजह से ही बढ़ सकता है? सवाल यहाँ पर यह निकल कर आता है, क्या आपके टीएसएच के इंक्रीज होने के क्या और कोई कारण नहीं हो सकता? मान लो आपका T3 T4 एक्चुअल में सही था, और आपका टीएसएच किसी और रीजन की वजह से बढ़ा हुआ था, और आपने वहां पर T4 चालू कर दिया, तो क्या आपका टीएसएच अब दोबारा कंट्रोल में आएगा? आपने देखा होगा कि भाई पहले स्टार्ट किया 25 mg से, फिर लेकर चले गए 50 mg पर, फिर लेकर चले गए 75, 100, 125 तक। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि 25 mg पर डोसेज पर आपका जो थायराइड हार्मोन है वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा, आपका टीएसएच वो अभी भी बढ़ रहा है, तभी तो दे रहे ना हाई डोसेज, वरना किसको शौक है एक हाई डोज देने का? भाई आपने एक बीमारी को ढूंढा, उसका आपका टीएसएच बढ़ा हुआ था, आपने 25 mg स्टार्ट कर दी, उससे काम नहीं चला, आपने 20 से 50 चले गए, 75 और 25 तक आप चले गए, लेकिन वो फिर भी बीमारी कंट्रोल नहीं हो रही, तो क्या यहाँ पर चांसेस ज्यादा नहीं है कि जो आपका टीएसएच है वो T3 या T4 के इरेगुलर ना होने की बजाय किसी और वजह से है? तो हमें यहाँ पर हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कोई भी मेडिकेशन चालू करने से पहले हम उसका जो रूट कोज है उस बीमारी का, उसको ढूंढने की कोशिश करें, और सिर्फ एक पैरामीटर के ऊपर ना रहकर जो कंप्लीट जो हमारा प्रोफाइल है उसको चेक करें। थायराइड के केस में मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो मैं आपको बताने वाला हूँ टेस्ट, आप वो वहां पर जरूर कराएं। सबसे पहले टीएसएच डेफिनेटली आपको कराना चाहिए, उसके बाद आपका टोटल T3 T4 आपको ये भी चेक करना चाहिए। इसके बाद आता है आपका फ्री T3 एंड फ्री T4। फ्री T3 और T4 क्या है? आपके जो T3 और T4 हॉर्मोन्स हैं जो निकलते हैं आपकी बॉडी में से, उनमें से कुछ पार्ट आपका कुछ प्रोटीन्स के साथ जुड़ जाता है, अटैच हो जाता है, जो आपके थायराइड जो बाइंडिंग जो आपके प्रोटीन्स होते हैं उनके साथ। और जो बाकी बचता है जो फ्री T3 है, वो एक्चुअल में सारे मेन फंक्शंस करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, आपके टेम्परेचर को रेगुलेट करना, आपके मूड्स को, आपके एनर्जी लेवल को, इन सब चीजों को। यानी कि T3 अच्छी क्वांटिटी में है, लेकिन फ्री T3 या फ्री T4 वो कम है। आपने टेस्ट किया भाई, आपने टीएसएच चेक कर लिया, आपने आपका टोटल T3 टोटल T4 चेक कर लिया, सब कुछ सही था, लेकिन आपका फ्री T3 और फ्री T4 आपने चेक नहीं किया, और एक्चुअली प्रॉब्लम वहां पर थी। तो ऐसा हो सकता है, तो आप टीएसएच और टोटल T3 T4 के साथ फ्री T3 और फ्री T4 भी जरूर चेक करो।
इसके बाद बात आती है हमारी एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज हमने अभी उसके बारे में डिस्कस किया था, क्या होती है एंटीबॉडी। एंटीबॉडीज का काम है भाई, अगर बाहर से कोई भी प्रॉब्लम आई है, ठीक है, अगर बाहर से कोई भी प्रॉब्लम आई है उसको वहां पर पहचानना। और आपकी एंटीबॉडीज क्या करती हैं, देखो आपके जो बाहर से अगर कोई भी आपका ऐसा कोई प्रॉब्लम आती है आपके पास, कोई भी इस तरीके का कोई एक फॉरेन जो है आपके पास प्रॉब्लम आती है, उसके पास ना, उसको एंटीजन बोलते हैं एक्चुअल में, और उसके पास ना एक पर्टिकुलर प्रोटीन होता है, और आपकी जो एंटीबॉडी होती है उस पर्टिकुलर प्रोटीन के साथ एक लॉक एंड की मैकेनिज्म के थ्रू जुड़ जाती है। ठीक है, आपके पास एंटीजन आया बाहर से कोई, उसके साथ आपकी एंटीबॉडी जो है जुड़ जाएगी, और यहाँ पर आपकी एंटीबॉडी क्या करेगी, कुछ केसेस में खुद ब खुद उसको, उस प्रॉब्लम को जो है रिजोल्व करने कर लेती है कुछ केसेस में, वरना मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि जो आपके इम्यून सिस्टम था उसको वहां पर सिग्नल पहुंचाती है कि देखो भाई ये प्रॉब्लम है जिसको मैंने पहचान लिया है, अब इसको आप हैंडल करो। ये काम होता है आपके एंटीबॉडीज का। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एंटीबॉडीज को भी चेक करना जरूरी है कि आपकी जो एंटीबॉडीज है वो कितनी है आपकी बॉडी में। यहाँ पर मैं आपको दो एंटीबॉडीज में आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर पहला है आपका TPO एंटीबॉडीज, थायराइड पेरोक्सीडेज एंटीबॉडीज। मैं आपको स्पेलिंग बता देता हूँ, थायराइड पेरोक्सीडेज, PEROXIDASE। ये एक तरीके का एंजाइम होता है, ठीक है, जो आपके भाई आयोडीन को वहां पर रेगुलेट करने में काम करता है। आपका जो आप खाते हो, ठीक है, वो आपका आयोडाइड होता है, उसको फिर आपकी बॉडी जो है यूज करती है आगे आयोडीन बनाकर। ठीक है, तो आपको चेक करना यहाँ पर जरूरी है कि आपकी जो TPO जो एंटीबॉडीज है वो कितनी क्वांटिटी में है। इसके बाद आपकी जो सेकंड जो एंटीबॉडी है, मैं वहां पर आपको रिकमेंड करूंगा, वो है आपकी एंटी-TG एंटीबॉडीज। ठीक है, थायरोग्लोबुलिन, जो मैंने आपको बताया था, थायरोग्लोबुलिन के साथ आपका जुड़ता है आयोडीन। तो आपको ये दोनों ही एंटीबॉडीज वहां पर चेक करना जरूरी है। ऑप्टिमल है कि ये आपकी अंडर या फिर इक्वल आपके रहे 100 IU पर ml। लेकिन अगर इससे ऊपर है तो हम थोड़ा सा डिस्कशन और करेंगे, हमें कब एंटीबॉडीज को कम करने की कोशिश करनी चाहिए और कब नहीं कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर ये आपकी 500 या उससे ऊपर है तो डेफिनेटली आपको वहां पर आपकी एंटीबॉडीज को वहां पर कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। एंटीबॉडीज आपने टेस्ट कर ली, ठीक है, इसके बाद आपका टारगेट रहना चाहिए कि आप चेक करो रिवर्स T3। रिवर्स T3 क्या है, आपका T4 कन्वर्ट होता है T3 के अंदर, लेकिन बाय चांस किसी वजह से आपका T4 T3 में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, तो वो कन्वर्ट हो जाता है आपका रिवर्स T3। भाई आपका आपने टेस्ट कराया, आपका जो T4 था वो सही अमाउंट में बन रहा है, लेकिन जो आपका T4 है वो T3 में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, तो यानी कि ये भी प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि जो मेन हार्मोन है हमारा वो तो T3 ही है जो एक्चुअल में काम करता है। तो T4 का T3 में कन्वर्ट होना बेहद जरूरी है, T3 के बजाय, रिवर्स T3 के बजाय। गुड, यहां तक सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? साई, अर्चित, अमरुद? सर रिवर्स T3 था, एक बार बोल लीजिए। देखिए आपका T4 कन्वर्ट होना था T3 के अंदर, है ना, लेकिन वो T3 में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा किसी वजह से, हम आगे डिस्कस करेंगे वो सारी चीजें भी। तो क्या होता है, वो T3 के बजाय रिवर्स T3 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि अब आपका कन्वर्ट तो हो रहा है T4, ठीक है, लेकिन T3 नहीं बन रहा जो आपको अल्टीमेटली चाहिए था, आपका रिवर्स T3 बन रहा है। तो आपको ये भी चेक करना जरूरी है कि T4 के साथ आपका T3 तो कम था, चलो ठीक है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका T3 जो रिवर्स T3 है वो बढ़ रहा है, यानी कि आपको वहां पर जो आपका कंट्रोल करना है वो TSS कंट्रोल नहीं करना है, आपको वहां पर कंट्रोल करना है आपका रिवर्स T3। यानी कि जो आपका T4 से T3 बनना चाहिए था, आपको उस मैकेनिज्म पर काम करना है, ना कि TSH को कंट्रोल करना है, या फिर ना कि आपको बाहर से जो थायरोक्सिन या थायरोनोम है वो ऐड करना है, क्योंकि आपके पास T4 तो ऑलरेडी एक सही क्वांटिटी में था, आपको उसको तो कम करने की जरूरत ही नहीं है, इंक्रीज करने की जरूरत ही नहीं है वहां पर, है ना। तो ऐसी कंडीशन में आपको बाहर से थायरोनोम या थायरोक्सिन नहीं देना है, आपको ऐसा करना है कि आपका जो T4 था वो कन्वर्ट हो सके
T3 में, ना कि रिवर्स T3 में। अमृत, समझ में आया अभी पॉइंट? हाँ सर। गुड। साई, अर्चित, गुड। अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो ऑप्टिमल जो रेंज है, ठीक है, इनकी आपके TSS की, T3 की, T4 की, आपकी एंटीबॉडीज की, आपकी रिवर्स T3 की, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा आपके जो है सॉरी आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें। मैं यहाँ पर अगर स्पेसिफिकली बात करना चाहूँ थोड़ी बहुत TSS के बारे में, जो आपकी जो स्टैंडर्ड जो रेंज है वो आपकी रहती है लगभग 0.4 से लेकर 5.5 तक, ठीक है। लेकिन अगर इसको ऑप्टिमल की बात करें कि हाँ भाई देखो ये ना आपकी स्टैंडर्ड है कि इतना रहे तो यानी कि ठीक ठाक है सब कुछ, लेकिन हमें एक ऑप्टिमल चाहिए जहां पर जो आपकी फंक्शनिंग है वो सबसे ज्यादा अच्छी रहे, वो आपकी रहनी चाहिए 0.5 से लेकर 2.5। यानी कि अगर मेरा कोई पेशेंट है, मेरा कोई क्लाइंट है, अगर उसका जो TSH है वो 3 या 4 है, ठीक है, तो मैं तब भी कोशिश करूंगा कि मैं उसको 2.5 तक लेकर आऊं। बाकी आपके T3 है, T4 है, उनकी रेंज जो है आपको आगे मिल जाएगी आपके व्हाट्सएप पे, ठीक है। हाशिमोटो डिजीज के बारे में हमने बात किया था। ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है। कैसे भाई, आपका कोई भी आप ऐसे कोई ट्रिगर जो पॉइंट था, ठीक है, कोई रिस्क फैक्टर था ऐसा जिसकी वजह से जो आपकी एंटीबॉडीज थी वहां पर उनका अटैक होना शुरू हुआ, इम्यून सिस्टम का अटैक होना शुरू हुआ, और जिसकी वजह से जो आपकी जो थायराइड जो ग्लैंड है उसको आपकी इम्यून सिस्टम ने डैमेज करना स्टार्ट कर दिया। तो वो यहाँ पर समझने की चीज क्या है, क्या ऐसा होता है कि आपके इम्यून सिस्टम ने आपके थायराइड को अटैक करना स्टार्ट किया और एक ही दिन के अंदर आपका जो थायराइड जो था ग्लैंड था वो एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया और आप हाइपोथायराइडिज्म कैटेगरी में आ गए, आपका होशिमोटो जो है बीमारी है उसकी कैटेगरी में आ गए? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपका इम्यून सिस्टम उसको धीरे धीरे जो है डैमेज करता है। ऐसा नहीं होता भाई आज ही आपका आया और उसको सारे थायराइड ग्लैंड को तोड़ दिया और सारी चीजें वहां पर आपकी थायराइड जो टिश्यू था उसको ब्रेक कर दिया। नहीं, वो ओवर द टाइम, ओवर द पीरियड जो है आपके जो टिश्यू है उसको डैमेज करता है। आपको जब पता चलता है ना कि अब मुझे बीमारी स्टार्ट हुई है, तब तक बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि एक बहुत अच्छा खासा डैमेज ऑलरेडी हो चुका हो। बहुत सारे केसेस में जब आपका TSH जो है वो बढ़ना कब स्टार्ट होता है आपका इम्यून सिस्टम डिजीज में, ऑटो इम्यून डिजीज आपके सिस्टम, ऑटो इम्यून जो आपके डिजीज है उस सिस्टम में, जब आपका ऑलरेडी 30 to 40% जो है आपका जो थायराइड जो टिश्यू है वो डैमेज हो चुका होता है। जब 10% होता है आपको पता भी नहीं होता कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है, 20% होता है आपको थोड़े बहुत जो है सिम्टम आने स्टार्ट होते हैं, 30% पर जाकर आप टेस्ट कराते हो, ठीक है, तब आपको पता चलता है कि जो आपका TSH था वो भी 5 की बजाय 6 हो गया या 5.5 हो गया। तो भी आपके डॉक्टर आपको वहां पर क्या बोलते हैं कि ना ये अभी भी आपका जो थायराइड है वो अभी भी बॉर्डर लाइन पर है, ठीक है, अभी हम मेडिकेशंस नहीं चालू कर सकते। मेडिकेशंस क्या? T4 की रिप्लेसमेंट, थायरोनोम या आपका थायरोक्सिन। तो वहां पर आपको क्या बोलता है कि आप अभी जो कर रहे थे आप करते रहिए, जब ये और बढ़ जाएगा तब हम वहां पर आपका जो मेडिकेशन है चालू करेंगे, जो कि बिल्कुल ही गलत अप्रोच है। क्योंकि अगर मान लो आपने वहां पर उसका ट्रीटमेंट चालू नहीं किया, आपके ऑटो इम्यून सिस्टम की वजह से जो आपको बीमारी जो आपकी हाशिमोटो जो आपको हुई, इसकी वजह से आपको हाइपोथायराइडिज्म आपको बिल्ड हुआ, इसको अपन सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म भी बोलते हैं। आप याद रख सकते हैं। अगर आपका कोई क्लाइंट आपको बोलता है कि सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म है तो आपको पता होना चाहिए कि वो चीजें क्या है। तो भाई आपका वहां पर क्या होता है कि आपको जो बोला गया कि भाई आप जाइए, बाद में अपन जो है ये जो दवाई है स्टार्ट करेंगे। तो जो मीन टाइम आपने जो ब्रेक लिया अभी और आगे, उसमें आपके इम्यून सिस्टम आपके जो थायराइड टिश्यू है उसको और ज्यादा डैमेज कर चुकी होगी, और जितना ज्यादा डैमेज होगा उतना ही उसको रिकवर करना बेहद 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 मुश्किल हो जाएगा। आपकी इन क्रोनिक डिजीज को आपके इनिशियल स्टेज पर रिकवर करना, ठीक है, उनको रिवर्स करना बेहद आसान है, बड़े आसानी से किया जा सकता है।
लेकिन जितना लंबा लंबा टाइम आपको हो जाएगा एक पर्टिकुलर बीमारी के ऊपर, चाहे आपकी डायबिटीज हो या पीसीओएस हो या आपका हाइपोथायरॉयडिज्म हो, अगर उसको जितना लंबा टाइम होगा उतने ही आपका जो आपका टिश्यू है वो डिस्ट्रॉय होगा और उसको उतना ही रिकवर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो हमारी यहाँ पर कोशिश रहनी चाहिए कि जैसे ही हमें पता चले इन बीमारियों के बारे में, या हमें कोई सिम्टम मिले, या हमारे पास, या हम कोई भी एक रेगुलर टेस्ट कराए और हमें वहां से पता चले कि यहाँ पर जो मेरा जो रेगुलर जो मेरे लेवल्स होने चाहिए थे उससे आगे बढ़ रहा है, तो मुझे वहीं पर ही उसी टाइम पर ही कोशिश करनी चाहिए कि मेडिकेशन चालू ना करूं, नहीं, जो उसका रूट कोज है उस बीमारी का, उसको ढूंढूं कि भाई मुझे बीमारी हुई तो क्यों हुई, है ना भाई। आप बोलो कि यार आपने तो बोला था कि जैसे ही आपको पता चले अब उसका ट्रीटमेंट चालू कर दो। ट्रीटमेंट के नाम पर हमारे पास क्या है, थायरोनोम एंड थायरोक्सिन। नहीं, मैं आपको मेडिकेशन चालू करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपका T3 या T4 कम है तो वो क्यों है, उस प्रॉब्लम को ढूंढो। अगर आपका TSH बढ़ा हुआ है तो उस प्रॉब्लम को ढूंढो। अगर आपकी एंटीबॉडीज वहां पर जरूरत से ज्यादा है तो उस प्रॉब्लम को ढूंढो। अगर आपका T4 T3 में कन्वर्ट नहीं हो रहा, रिवर्स T3 में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसका जो रूट कोज है उसको ढूंढो और उस रूट कोज को ठीक करने की कोशिश करो। तो आपका जो डैमेज हो रहा था उस टाइम पर, उस डैमेज से आप बच पाओगे और बहुत जल्दी ही रिकवर कर जाओगे आपके हाइपोथायरॉयडिज्म से। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं, मेरे क्लाइंट्स, मैं उनको बोलूंगा, पेशेंट्स नहीं बोलूंगा, बिकॉज आई एम नॉट ए डॉक्टर। मैं आपको कोई भी किसी तरीके की मेडिकेशन जो है रिकमेंड नहीं कर सकता, वो मेरा फील्ड नहीं है, आई एम नॉट ए डॉक्टर, ठीक है। और मैं आपको सिर्फ बीमारियों के जो रूट को जो बता सकता हूँ, कुछ सप्लीमेंट्स बता सकता हूँ जो आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, और आपको जो लाइफस्टाइल जो आपको चेंजेस करने चाहिए उनके बारे में आपको गाइड कर सकता हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हो। आपको थायरोनोम लेना है, कितना लेना है, कब कम करना है, कब कम नहीं करना है, कि आपको थायरोक्सिन लेना है नहीं लेना है, आपको T3 लेना है नहीं लेना है, वो काम आपका डॉक्टर करेगा। लेकिन डॉक्टर के साथ आपको जो चीजें मैं बताने वाला हूँ, अगर आप वो चीजें करते हो तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं कि अगर आप 100 mg ले रहे थे तो आप 100 mg से 50 mg पर आ जाओगे, या 50 mg से 25 आ जाओगे, 25 से इवन 12.5 भी आ जाओगे, अगर वो एक लंबे टाइम से थी तो। और अगर कम टाइम से थी तो डेफिनेटली आप उसको रिवर्स भी कर जाओगे हाइपोथायरॉयडिज्म को। ठीक है, मेरे बहुत सारे जो क्लाइंट्स थे वो हाइपोथायरॉयडिज्म को रिवर्स कर चुके हैं, डायबिटीज को रिवर्स कर चुके हैं, पीसीओएस पर भी वो बहुत अच्छे से कंट्रोल रेगुलेट कर रहे हैं, हाइपरटेंशन को वो रेगुलेट कर रहे हैं, आपका जो कोलेस्ट्रॉल है, आपके लिपिड प्रोफाइल है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको सही टाइम पर हमने एड्रेस किया, और जो उसका रूट कोज था। देखिए, मैं मेरे हर वेबिनार में, मेरे हर लेक्चर में हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि आप खाली बीमारी को मत देखिए, आप बीमारी का जो रूट कोज है ना उसको देखिए। अगर आपने उसके रूट कोज को ढूंढ लिया, ठीक है, तो आपके पास उसका सॉल्यूशन भी होगा। और अगर आप उसको वो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन देते हो तो डेफिनेटली आप बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बाहर से एक सिर्फ देखो कि भाई TSH बढ़ा हुआ है तो मैं थायरोनोम स्टार्ट कर दूं, तो वो जो अप्रोच है वो डेफिनेटली आपको लाइफ लॉन्ग एक मेडिसिन के ऊपर रखेगी। और बहुत ज्यादा हाई केसेस में चांसेस हैं कि मेडिसिन लेने के बाद भी आपका जो हार्मोन्स है वो रेगुलेट नहीं होगा। आपको 25 से 50, 50 से 100, 100 से इवन 125, 130 तक भी जाना पड़ जाएगा। गुड, यहाँ तक सबको समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? अमरूद, साई, अर्चित? अमरूद? गुड, गुड साई। अर्चित, आर यू देयर? अमरूद? क्लियर है सर। गुड। इसके बाद भाई आगे बढ़ते हैं। तो मैं बार बार बात कर रहा हूँ रूट कोज इसकी, ठीक है। ये रूट कोज कौन से हो सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है, जैसे हमारा हशीमोटो है, इसके बारे में हम बात कर चुके थे कि भाई अगर आपका, देखो, इसका जो काफी एक अच्छा कारण हो सकता है आपका आयोडीन एक्सेस में होना, ठीक है। अगर आपका आयोडीन जरूरत से ज्यादा है तो डेफिनेटली आपको जो इम्यून सिस्टम, ऑटो इम्यून जो डिजीज है, आपको वहां पर वो फेस करनी पड़ सकती है और वो हाशीमोटो में कन्वर्ट हो सकती है। और और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं आपके ऑटो इम्यून डिजीज के। तो आपको वहां पर चेक करना जरूरी होगा क्या आपको वहां पर
जो आपके जो एंटीबॉडीज थी, आपको वहां पर चेक करना जरूरी है कि आप पहले उनको चेक करो, अगर वो ज्यादा है तो उनको कंट्रोल करो। उनको कंट्रोल करने का तरीका क्या है, कैसे हम कर सकते हैं, वो हम आगे डिस्कस जरूर करेंगे। उसके बाद हो सकता है कि आप एक्सपोज हो गए हो किसी तरीके के टॉक्सिन्स के अंडर में, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो फ्लोराइड, FLOURIDE लिख सकते हो आप, FLOURIDE। ये क्या करता है, ये आपका जो आयोडीन है उसको रिप्लेस कर सकता है। यानी कि जो आपका आईजी के ऊपर, सॉरी टीजी के ऊपर आपका जो थायरोग्लोबुलिन था, उसके ऊपर जो आपका आयोडीन जो अटैच होना था, वो उसको आयोडीन को रिप्लेस करके खुद वहां पर अटैच हो जाता है ना, जिसकी वजह से ये आपको वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एक रिसर्च थी, आई डोंट रिमेम्बर द कंट्री, मे बी इट्स यूएस और यूके। उन्होंने रिसर्च करी थी कि जो कुछ बच्चों के ऊपर जो न्यूबॉर्न बेबीज थे, वो न्यूबॉर्न बेबीज, आप यकीन नहीं करोगे, 250 के अराउंड टॉक्सिन से पहले ही एक तरीके से एक्सपोज हो चुके थे। टॉक्सिन्स जैसे हमारा लीड, ठीक है, हमारा ये फ्लोराइड, ये सब चीजें, उनसे 250 जो हमारे जो मैन मेड जो टॉक्सिन्स हैं, उनके साथ वो एक्सपोज हो चुके थे। तो कितने हाई चांसेस हैं कि हम किसी एक ऐसे टॉक्सिन से हम एक्सपोज हो जाए। किसी तरीके से भी हो सकता है, हमारे खाने में हो सकता है, हमारे जो हम ब्रीथ कर रहे हैं हवा, अब उससे हो सकता है, हम जो पानी पीते हैं उससे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वहां पर तरीका। और हमारे एनवायरमेंट में हमारे टॉक्सिन्स होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो हमारा एनवायरमेंट है फिलहाल इस टाइम पर, उसमें टॉक्सिन्स बहुत हाई क्वांटिटी में है। हम जो खाना खाते हैं, जो जिस मिट्टी पर जो फसलें पैदा होती हैं, वहां पर बहुत सारी दवाइयों का यूज होता है, तो वहां से हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स आना बहुत आम है। जो हम पानी पीते हैं, जहाँ से वो आता है हमारे पास, वहां से हमारे पास टॉक्सिन्स आने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस है। हवा में इतने सारे टॉक्सिन्स है, वहां से हमारे पास टॉक्सिन्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और जहां पर देखो, हमने पहले बात करी थी कि अगर आप पहले से ही एक तरीके से रिस्क फैक्टर पर थे हाइपोथायरॉयडिज्म के, और वहां पर ऐसा कोई एक आपका जो ट्रिगर पॉइंट, ऐसा कोई टॉक्सिस आता है, तो डेफिनेटली वहां पर बहुत हाई चांसेस हैं कि आप वहां पर हाइपोथायरॉयडिज्म वहां पर एक तरीके से फेस करना पड़ जाए आपको आगे। तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि किसी तरीके के आप टॉक्सिन्स के किसी तरीके के टॉक्सिन्स से आप एक्सपोज ना हुए हो। गुड। उसके बाद ब्लड शुगर इम्बैलेंस और इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि डायबिटीज एक तरीके से। जैसे मैंने पहले बताया था आप लोगों को, मल्टीपल सिस्टम डिसफंक्शंस भाई, आपको हाइपोथायराइड हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज हो गई, आपको डायबिटीज हुई जिसकी वजह से आपको हाइपोथायराइड हो गया। ये सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ बहुत ही टाइटली रेगुलेट होते हैं, ठीक है। अगर आपको डायबिटीज है, अगर आपको इंसुलिन इनसेंसिटिविटी है, तो आपका बहुत हाई चांसेस है कि आपको हाइपोथायराइडिज्म भी हो जाए। अगर फीमेल है तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं कि आपको वहां पर पीसीओएस या पीसीओडी भी हो जाए। तो अगर आपका वहां पर इंसुलिन सेंसिटिविटी आपकी वहां पर डाउन हो गई है, तो आपका यहाँ पर टारगेट होना चाहिए कि आप उसको कंट्रोल करो। गुड। और जितना टाइम आपको ज्यादा लगेगा, उतने ही हाई चांसेस होंगे ये बीमारियां आपके वहां पर ज्यादा होने की। उसके बाद हो सकता है स्ट्रेस, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। देखिए, आपको पता होगा एक HPA होता है, HPA एक्सिस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड एड्रेनल। ये तीनों ही एक एक्सिस होता है आपके, एक तरीके से हार्मोन्स को एक कंट्रोल करता है। आपके हाइपोथैलेमिक आपको सिग्नल भेजता है पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी आपका सिग्नल भेजता है एड्रेनलिन को, इस तरीके से, ठीक है। जब आप एक हाई स्ट्रेस पर होते हो, देखो स्ट्रेस होना कोई बड़ी बात नहीं है। स्ट्रेस बहुत अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। आपको भी कोई स्ट्रेस हो सकता है, मुझे कोई स्ट्रेस हो सकता है, किसी को पढ़ाई का हो सकता है, किसी को जॉब का हो सकता है, किसी को बिजनेस का हो सकता है, किसी को फैमिली स्ट्रेस हो सकता है। तो हर कोई किसी न किसी तरीके के स्ट्रेस से वहां पर जूझ रहा है। और अगर ये स्ट्रेस क्रोनिक हो जाए, यानी कि लंबे टाइम तक रहे,
तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं कि वहां पर आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके पास बार बार सिग्नल जाए कि आपको और ज्यादा टीएसएच की जरूरत है, आपको और ज्यादा वहां पर थायराइड की जरूरत है, जिसकी वजह से बार बार आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है आपके थायराइड ग्लैंड को सिग्नल भेजेगा कि और ज्यादा आप वहां पर थायराइड बनाओ। तो अगर आपको लगता है कि आपको या आपके क्लाइंट को वहां पर कोई क्रोनिक स्ट्रेस है जो लंबे टाइम तक, ठीक है, और उसकी वजह से आपका टीएसएच बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर अगर अगर आप टीएसएच बाहर से सॉरी आप T4 जो रिप्लेसमेंट जो आप देते हो थैरोनोम या थायरोक्सिन, अगर आप बाहर से देते भी रहोगे तो उससे भी आपका टीएसएच कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि आपका जो टीएसएच था वो T4 कम प्रोड्यूस होने की वजह से नहीं था, वो था आपके स्ट्रेस की वजह से। तो यहाँ पर अगर आप स्ट्रेस को कंट्रोल करते हो तो आपका टीएसएच जो है वो अपने आप कंट्रोल आ जाएगा। तो अगर आपको किसी तरह का क्रोनिक स्ट्रेस है तो डेफिनेटली आप वहां पर उसको पहचानिए, ठीक है, और उसको आप वहां पर हैंडल कीजिए। गुड, यहां तक किसी को डाउट, कोई क्वेश्चन? सर वो जो आप बोले थे फ्लोराइड आयोडीन के जगह पे आके बैठता है, वो थोड़ा सा और बता दीजिए। देखिए, फ्लोराइड भी ना एक बहुत ही रिएक्टिव एक केमिकल है, एक, ठीक है, आपके आयोडीन की तरह, लेकिन आयोडीन से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उसका एक तरीके से आप कह सकते हो कि काउंटर पार्ट है वो वहां पर, यानी कि अगर फ्लोराइड होगा तो वो आयोडीन को बाहर निकालेगा ही निकालेगा, ठीक है। अगर आप किसी तरीके से भी आपकी बॉडी के अंदर फ्लोराइड ज्यादा जाता है, किसी भी तरीके से कुछ भी हो सकता है वो, तो वहां पर वो क्या करेगा, आपके आयोडीन को, आपका जो थायराइड ग्लोबुलिन था जो है ना, जो टीजी हमने जिसके बारे में स्टार्टिंग बात करती थी, जिस पर आपका आयोडीन जो है जाकर अटैच होता है और जिससे फिर आपको आगे जो थायराइड हार्मोन बनते हैं, ठीक है। अगर किसी भी रीजन की वजह से आपका फ्लोराइड बढ़ता है तो वहां पर वो आयोडीन को रिप्लेस करके खुद उस जो टीजी के साथ अटैच हो जाता है, जिससे वहां पर आपकी सारी प्रॉब्लम जो है क्रिएट होती है। क्योंकि देखो, आपको आपका जो रॉ मटेरियल था वो तो आयोडीन था, ना कि फ्लोराइड, है ना। और वहां पर उसके अटैच होने के बाद आपके जो फ्री रेडिकल्स हैं, ठीक है, जो ऑक्सीडेंट्स हैं आपके, वो और ज्यादा हाई क्वांटिटी में बनते हैं और वहां पर बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं कि आपका जो ऑटो इम्यून सिस्टम है ट्रिगर हो। आयोडीन के कंपैरिजन में भी, अगर आयोडीन हाई था उसके कंपैरिजन में भी फ्लोराइड की वजह से वो और ज्यादा वहां पर आपको प्रॉब्लम दे सकता है। तो इससे ऑटो इम्यून सिस्टम ट्रिगर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। और आपका थायराइड भी नहीं बनता, क्योंकि उसको बनाने के लिए तो आयोडीन चाहिए था ना, आयोडीन को तो रिप्लेस कर रहा है ना। तो यानी कि यहाँ पर आपको प्रॉब्लम डबल है फ्लोराइड की वजह से। गुड, और कोई क्वेश्चन अभी तक यहाँ तक? साई? इसके बाद अपन बात करते हैं एक रीजन और जो हो सकता है, वो जुड़ा है आपके डाइजेशन से, आपके आपके फूड इंटॉलरेंस एंड फूड एलर्जी के साथ। अगर मान लो आपको किसी फूड से एलर्जी है या इंटॉलरेंस है और आप उसको बार बार कंज्यूम कर रहे हो, तो उससे क्या होता है, आपका जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, वो आपके जो आपकी जो आंतें हैं, ठीक है, इंटेस्टाइन है, उनको वहां पर डैमेज करना स्टार्ट कर सकता है। आपका जो गट बैक्टीरिया, आपको पता होगा कि आपके जो ना गट में ना ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, है ना, करोड़ों अरबों खरबों ट्रिलियंस आपके आपके जो लार्ज इंटेस्टाइन है, आपकी जो कोलन है, उसके अंदर आपके ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, जिनमें से बहुत सारे जिनको अपन कैटेगराइज करते हैं गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। अगर आप बार बार कोई फूड ऐसा खा रहे हो जिससे आपको इंटॉलरेंस या एलर्जी है, तो जो आपके गट बैक्टीरियाज हैं, जो गुड बैक्टीरियाज हैं, धीरे धीरे वो भी वहां पर प्रॉब्लम फेस करते हैं, और जिसकी वजह से भी आपको हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। अगर आप बहुत लंबे टाइम तक कुछ ऐसी मेडिकेशन खा रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है,
बहुत लंबे टाइम, देखो एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट दवाइयां हैं जब उनकी जरूरत हो, लेकिन अगर आप उनको बहुत लंबे टाइम तक खा रहे हो तो बहुत हाई चांसेस हैं कि वो आपके जो गुड बैक्टीरिया है उनको वहां पर एक तरीके से डैमेज करना स्टार्ट कर दे। इसीलिए मैं यहाँ पर रिकमेंड करता हूँ हमेशा कि अगर आप एंटीऑक्सीडेंट खा रहे हो चाहे कम टाइम के लिए भी, तब भी आप वहां पर अपनी डाइट में प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स दोनों जरूर रखो, जिससे जो आपकी गुड बैक्टीरियाज हैं वो हेल्दी रहें और जो आपका जो ये गट जो आपकी हेल्थ है वो अच्छी रहे। गुड। तो इसका ख्याल रखना भी आपको यहाँ पर बेहद जरूरी है। अगर आपका टीएसएच बढ़ा हुआ है और आपको पता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, आपको लूज मोशंस रहते हैं और ये सारी चीजें रहती हैं आपको, ठीक है, और तो यहाँ पर आपको चेक करना जरूरी है कि कहीं आपको किसी पर्टिकुलर फूड से कोई एलर्जी या कोई इंटॉलरेंस तो नहीं। ठीक। अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी कुछ फैक्टर्स के बारे में जो आपके जो थायराइड के जो हार्मोन है उनकी प्रोडक्शन को एक तरीके से रेगुलेट रखता है, ठीक है। उनकी प्रॉपर प्रोडक्शन में उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल उनका आपके डाइट में, उन न्यूट्रिएंट्स का आपके डाइट में होना बेहद जरूरी है। आयोडीन, जैसे मैंने भी बताया था आप लोगों को, सेलेनियम जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, आयरन बहुत जरूरी है, टायरोसिन, जिंक, ये आपको लिस्ट भी बाकी ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। विटामिन ई, विटामिन B6, विटामिन सी, B3, विटामिन डी, ये जो है आपके जो न्यूट्रिएंट जो होने बेहद जरूरी हैं। और जैसा आप लोगों को पता होगा कि न्यूट्रिश जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी डिफिशियंसी होना आज की डेट में कितना आम हो गया है ना। हर कोई एक तरीके से ज्यादा फास्ट फूड खाता है, ठीक है, या बहुत ज्यादा रिफाइंड शुगर खाता है, या बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फैट खाता है, प्रोटीन के नंबर बहुत ही कम आप हम जो सोर्सेज लेते हैं, हम सब्जियां बहुत कम खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन न्यूट्रिएंट्स का कम होना बेहद नॉर्मल हो गया है। तो आपको ये भी चेक करना जरूरी है कि आपकी डाइट में ये न्यूट्रिएंट्स है सारे वो प्रॉपर है भी या नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ फैक्टर्स की जो हमारा इंक्रीज करते हैं T4 को RT3 में। RT3 यानी क्या, रिवर्स T3। भाई आपका जो T4 था वो T3 में कन्वर्ट होना चाहिए था, लेकिन कुछ फैक्टर्स है जिनकी वजह से वो T3 में कन्वर्ट ना होने की बजाय वो आपका रिवर्स T3 RT3 में कन्वर्ट हो रहा है। वो हो सकता है जैसे हमारा स्ट्रेस, बहुत ही कॉमन है, बहुत ही ज्यादा कॉमन है, टॉक्सिन्स, इन्फ्लेमेशंस, किसी तरह कोई इन्फेक्शन, ठीक है, बहुत ही अगर आप लो कैलोरी डाइट के ऊपर हो वो, ठीक है, आपके लीवर किडनी का डिसफंक्शंस, ये सारी चीजें, तो आपको किस तरह की कोई इन्फ्लेमेशन है, वो सब चीजें। तो अगर आपका T4 सही है, आपका T3 कम है और आपका रिवर्स T3 ज्यादा है, तो आपको ये सारे जो फैक्टर्स है, आपका स्ट्रेस, ट्रोमा, लो कैलोरी डाइट, इन्फ्लेमेशन, टॉक्सिन्स, इन्फेक्शंस, ये सारे आपको वहां पर चेक करने बेहद जरूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको किसी तरह कोई ट्रोमा या स्ट्रेस या फिर किसी तरह कोई टॉक्सिन्स या फिर आपका लीवर किडनी जो प्रोफाइल है वो सही नहीं है, या फिर आप कोई जो आपकी डाइट है वो बहुत ही कम है। तो आपको यहाँ पर ये चेक करना बेहद जरूरी है। गुड। इसके बाद कुछ न्यूट्रिएंट्स जो आपकी हेल्प करते हैं अच्छी खासी तरीके से T4 को T3 में कन्वर्ट करने की, जो आपके डाइट में जरूर होनी चाहिए। सेलेनियम, मैं बार बार इसके बारे में बात कर रहा हूँ, सेलेनियम की बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। आयोडीन तो लोगों की डाइट में फिर भी चलो मिल जाता है, ठीक है, हम आयोडाइज्ड सोल्ट खाते हैं, सारी चीजें खाते हैं, लेकिन सेलेनियम हमारी डाइट में बेहद एक तरीके से कम ही मिलता है हमें, और लोग इसकी तरफ ध्यान देते भी नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने तो सेलेनियम का नाम भी ख्याल से ना सुना होगा आज तक, लेकिन थायराइड फंक्शनिंग के लिए इसका होना बेहद जरूरी है। और जो मैं आपको दोबारा बोलूंगा कि मैंने एक पोस्ट प्रॉपर डाली हुई है सेलेनियम के ऊपर, जो आपको मेरे प्रोफाइल पर मिल जाएगी, मैं शेयर उसका लिंक जरूर करूंगा, आप उसको जरूर पढ़े अच्छे से। इसके बाद जिंक, अगर आपको जिंक की डिफिशियंसी है, ठीक है, आपकी डाइट में जिंक कम था और आपकी बॉडी जिंक डेफिशिएंट है, ठीक है, तो भी आपका T4 को T3 में कन्वर्ट होने में वहां पर प्रॉब्लम जरूर होगी। तो आपको ये जो दो न्यूट्रिएंट हैं, और जिंक तो बल्कि ऐसा है जिसकी अगर आपको डायबिटीज है आपको तब भी जिंक की जरूरत पड़ेगी, अगर आपको थायराइडिज्म है आपको तब भी इसकी जिंक की जरूरत पड़ेगी, अगर आपका आपके सेक्स हार्मोन
का जो प्रोडक्शन कम हो गया आपको तब भी जिंक की जरूरत पड़ेगी। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जिंक की आपकी बॉडी में। क्वांटिटी बहुत ही कम चाहिए होती है लेकिन काम बहुत ही ज्यादा है। तो सेलेनियम एंड जिंक इनका आप ख्याल वहां पर जरूर रखो। गुड। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो हमारा जो थायराइड जो T3 हार्मोन है यहाँ पर, वो आपकी बॉडी की हर एक सेल को इसकी जरूरत होती है। ठीक है, वो आपका सेल के पास जाता है, उससे जुड़ता है और आपके फंक्शंस करता है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि आपकी जो सेंसिटिविटी है आपकी सेल्स की, वो T3 को लेकर कम हो जाए। उसको अच्छा रखने के लिए दोबारा से आपको जरूरी है जिंक। ठीक है, इसके साथ विटामिन ए और एक एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल। आप एक्सरसाइज करो, आप ट्रेनिंग करो, तो उससे भी आपकी जो सेंसिटिविटी है आपकी सेल्स की थायराइड को लेकर इंक्रीज होती है। मान लो भाई आपकी बॉडी में T3 बन तो रहा है लेकिन जो सेल्स हैं उसको अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर रही, तब भी ब्रेन के पास सिग्नल जाता है कि भाई T3 सफिशिएंट नहीं है और बनाओ। जैसा कि हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस के केस में होता है, आपका इंसुलिन आ तो रहा था लेकिन जो सेल्स है वो सेंसिटिव इनफ नहीं है और आपके ब्रेन को बार बार सिग्नल जाता है कि भाई पेनक्रियास को बोलो कि और वहां पर इंसुलिन निकाले। इसी तरीके से आपका T3 आ तो रहा था सफिशिएंट क्वांटिटी में लेकिन जो आपकी सेल्स थी वो सेंसिटिव इनफ नहीं है उसको एक्सेप्ट करने के लिए, और आपके पास ब्रेन को दोबारा से सिग्नल जाता है कि भाई आप और T3 बनाइए, आप और T3 बनाइए। गुड। इसके बाद अगर हम कुछ फैक्टर्स की बात करें जो आपके प्रॉपर जो थायराइड जो बनता है उसकी प्रोडक्शन को जो है इनहिबिट कर सकते हैं, एक तरीके से अपोज कर सकते हैं। सारे लगभग नॉर्मल से वही हैं। आपका स्ट्रेस हो सकता है, आपको कोई इन्फेक्शन हो सकती है, ठीक है, कोई किसी टॉक्सिन्स हो सकते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज जिसके बारे में हमने बात करी, फ्लूरोइड्स जिसके बारे में हमने बात करी। तो ये जो सब चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी बेहद जरूरी है। गुड। यहाँ तक अब किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? अमरुद। और ये सभी लिस्ट आपको ग्रुप में मिल जाएगी। अमरुद, साई, अर्चित। ठीक है, इसके बाद भाई हम बात करते हैं कि देखिए हमने एक तरीके से थायराइड हार्मोन को अच्छे से समझा अभी तक। ठीक है, इसके साथ हमने एंटीबॉडीज को समझने की कोशिश करी कि एंटीबॉडी किस तरीके से काम करती है। एंटीबॉडीज कब बनती है? जब भी आपके इम्यून सिस्टम को कभी ऐसा लगता है ना कि किसी तरह की कोई एक तरीके कोई डेंजर आ गया आपके ऊपर, तो आपका इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाएगा ही बनाएगा। ये हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है। ठीक है भाई, आप अभी जैसे कोविड चल रहा है, ठीक है, तो उसकी एंटीबॉडीज तो बना रहे हैं ना हम, ये वैक्सीन डाल के बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग करें। आपने सुना कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करो, आप एक्सरसाइज करो, विटामिन सी लो, आप ये करो वो करो, सारी चीजें। इसी तरीके से आपका इम्यून सिस्टम का एंटीबॉडीज बनाना बेहद इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रॉब्लम वहां पर आती है जब आपकी ये एंटीबॉडीज, ठीक है, आपके खुद के टिश्यूज को ही वहां पर डैमेज करना स्टार्ट कर, जिसको अपन बोलते हैं ऑटो एंटीबॉडीज। और जो हमारे थायराइड जो टिश्यू है उसको जो डैमेज करती हैं उसको सीधा सा बोलते हैं अपन थायराइड एंटीबॉडीज। ठीक है, जो हमने अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आपको एंटी टीजी और एंटी टीपीओ दोनों ही जो है एंटीबॉडीज है उनको चेक करना बेहद जरूरी है। अगर ये ज्यादा है तो भी आपको, और यहाँ पर केस बहुत ज्यादा हाई चांसेस हो सकते हैं कि जब तक आपको कोई सिम्टम दिखाई दे और आप टेस्ट कराने के लिए जाओ उससे पहले ही एक अच्छा खासा डैमेज जो है आपके थायराइड जो टिश्यू है उसको हो चुका हो। तो इसलिए मैं हमेशा बल्कि रिकमेंड भी करता हूँ मेरे सभी क्लाइंट्स को कि कम से कम 1 साल के अंदर, ठीक है, बल्कि ऑप्टिमल तो है कि आप हर 6 महीने में, लेकिन 1 साल के अंदर अपने सभी टेस्ट, चाहे वो आपका सीबीसी हो या आपका ब्लड ग्लूकोज हो या फिर आपका थायराइड का प्रोफाइल हो
या फिर आपका लिपिड का प्रोफाइल हो, आपका लीवर का, किडनी का, सभी जो प्रोफाइल है आप प्रॉपर चेक जरूर कराएं, क्योंकि जब तक हमें सिम्टम्स आते हैं ना और हम दोबारा टेस्ट कराने के लिए जाते हैं, तब तक ऑलरेडी एक अच्छा खासा डैमेज हो चुका होता है। और अगर उसको उतना ही लेट किया जाए तो उसको रिवर्स करने के जो चांसेस हैं हमारे, जो हमारे पास एक मौका था, उतने ही कम हो जाते हैं। तो डेफिनेटली मैं सबको रिकमेंड ये बात जरूर करूंगा कि जितना हो सके साल में कम से कम एक बार तो अपने सभी टेस्ट जरूर कराएं। गुड। ओके। इसके बाद भाई आपको जो टेस्ट कराने हैं ये कब कराने चाहिए, कोई टाइम कुछ ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपके टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं उनको वहां पर एक तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा हमेशा, ये चीज आप लिख भी सकते हो कि आपकी जो थायराइड जो मेडिसिन खा रहे हो, थायरोनोम या थायरोक्सिन, वो करा के टेस्ट मत कराओ, वो खा के टेस्ट मत कराओ। उससे आपके जो थायराइड हार्मोन है उस पर इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। आप जो टेस्टिंग कराओ वो खाली पेट कराओ। ठीक है, और अगर आप किसी तरीके का कोई सप्लीमेंट यूज कर रहे थे, किसी तरीके का, चाहे जिंक हो या आपका सेलेनियम हो या कुछ भी हो, उसको 3 दिन के लिए बंद करो और उसके बाद टेस्ट कराओ। और अगर कोई फीमेल है तो जो उनकी जो पीरियड्स होते हैं उस टाइम पर टेस्ट मत कराओ, पीरियड से 10 दिन पहले या फिर पीरियड के जाने के 10 दिन बाद आप वहां पर टेस्ट कराओ। अगर ये सारे फैक्टर्स हैं वहां पर और आप टेस्ट कराते हो तो डेफिनेटली बहुत हाई चांसेस हैं कि आपका जो रिजल्ट्स है उन पर इफेक्ट पड़े। आपको ये सब चीजें वहां पर चेक करना बेहद जरूरी। ठीक है, अब बात करते हैं अपने इस थायराइड एंटीबॉडीज को लेकर। क्या हमें इनको कम करना, इनके क्वांटिटी को कम करना बॉडी में जरूरी है? देखिए, एंटीबॉडीज का बॉडी में होना बेहद जरूरी है। अगर ये नहीं होंगी तो हमें बहुत सारी बीमारी ऐसी हो जाएंगी जिनकी वजह से हम बहुत जल्दी हमारी जो है डेथ हो सकती है। एंटीबॉडीज का बॉडी के अंदर होना बेहद जरूरी है। यहाँ पर नॉर्मली अगर हम थायराइड एंटीबॉडीज की बात करें तो वो नॉर्मली आपकी 100 IU पर ml तक होनी चाहिए, आपकी टीपीओ भी और टीजी भी एंटीबॉडीज वहां पर। ठीक है, लेकिन अगर इससे ज्यादा है तो क्या? मैं आपको एक रिसर्च बताता हूँ। यहाँ पर एक रिसर्च हुई थी जिसमें अराउंड कोई 300 के आसपास जो थायराइड पेशेंट्स थे उनके ऊपर लगभग 9 साल तक ये रिसर्च चली थी। वो ये देखना चाहते थे कि अगर किसी की जो एंटीबॉडीज हैं अगर हाई हैं तो उनकी जो ओवरऑल जो सिम्टम्स हैं उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर वो कंट्रोल्ड हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। उन्होंने अराउंड 9 साल तक जो है रिसर्च करी थी उन 300 जो पेशेंट्स थे उनके ऊपर। भाई उसका रिजल्ट ये निकल कर आया, जिनकी जो एंटीबॉडीज लेवल 500 IU पर ml से नीचे थे। देखिए, जिनके जो एंटीबॉडीज लेवल तो थे वो 500 IU पर ml से कम थे, वो एक तरीके से स्टेबल रहे। जिनके 500 IU पर ml से ज्यादा थे, उनकी जो डिजीज थी उनके आगे जो इंक्रीज होने के चांसेस, भाई ठीक है, पहले 25 mg खा रहे थे अब 50 mg खा रहे हैं, ठीक है, पहले 30% डैमेज था 40% डैमेज हो चुका है, उसके हाई होने के चांसेस वहां पर बहुत ज्यादा हाई थे। और ये दोनों ही केसेस में है, आपके टीपीओ भी हो सकता है, आपका टीजी भी हो सकता है एंटीबॉडीज। और अगर ये दोनों ही ज्यादा हो तो वहां पर बहुत ही ज्यादा हाई डैमेज होने के चांसेस आपके थे। तो आपको ये चेक करना बेहद जरूरी है कि जो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन रहे हैं वो कितनी है। अगर वो 500 या उससे ज्यादा है तो डेफिनेटली आपको वहां पर उनको कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। अगर आप उनको कंट्रोल नहीं कर रहे, ठीक है, तो वो आपको आगे प्रॉब्लम एक अच्छी खासी, ठीक है, अच्छी खासी डैमेज जरूर देकर जाएगी। ये आप आपका जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसको एक तरीके से डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपको हार्ट अटैक्स भी आ सकते हैं आपको, ठीक है। अगर कोई फीमेल है उसका जो फर्टिलिटी है उसमें भी वहां पर प्रॉब्लम आ सकती है। और आपका जो थायराइड का जो टिश्यू है उसको तो वहां पर
डैमेज कर ही रहे हैं वो, जिसकी वजह से आपका वेट गेन हो रहा है, आपका बॉडी में एनर्जी लेवल डाउन है, आपकी जो स्किन ड्राई रहती है, ठीक है, आपका जॉइंट्स में पेन रहना स्टार्ट हो गया, तो वो सब चीजें तो है ही है वहां पर। गुड। ठीक है, इसके बाद भाई हम क्या कर सकते हैं इन एंटीबॉडीज को एक तरीके से कम करने के लिए, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। यहां तक अगर किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं फिलहाल। अगर समझ में आ गया तो आप मुझे बता सकते हैं इन चैट। ओके, हम आगे कंटिन्यू करते हैं अभी। भाई हमें पता चल गया कि एंटीबॉडीज क्या होती है, किस तरीके से बॉडी में काम करती है, और सारी चीजें कितनी अगर हाई अमाउंट में वो हैं तो हमें उनको कम करना चाहिए। सबसे पहला जो तरीका है उनको कम करने का, हमें अपने आयोडीन को रेगुलेट करना चाहिए। हो सकता है कि आपकी जो बॉडी में आयोडीन है वो बहुत हाई क्वांटिटी में है, जैसे मैंने आपको बताया था, आपका आयोडीन आपके ऑक्सीडेंट्स वहां पर, आपका जब भी आयोडीन आपके टीजी के साथ अटैच होगा वहां पर ऑक्सीडेंट्स बनेंगे, और जितने ज्यादा आपके अटैच होंगे उतने ज्यादा आपके ऑक्सीडेंट्स बनने के चांसेस हाई होंगे, और वहीं पर आपके यहाँ पर एंटीबॉडीज बनने के चांसेस हाई हो जाएंगे। दूसरा है हमारा वेट लॉस। ठीक है, हमें वेट लॉस करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो इन्फ्लेमेशन है वो भी आपके एंटीबॉडीज को बहुत अच्छे से ट्रिगर करती है। अगर आपको कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन होगी तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वहां पर एंटीबॉडीज को जरूर भेजेगा। और जितना आपकी बॉडी में हाई फैट होगा, बॉडी फैट, मैं यहाँ पर डाइटरी फैट की बात नहीं कर रहा हूँ, हम बॉडी फैट के बारे में बात करें, हम एडिपोज टिश्यूज के बारे में बात करें, जितना ज्यादा आपकी बॉडी में फैट होगा उतना ही ज्यादा आपके चांसेस होंगे इन्फ्लेमेशन हाई होने के। और जितना ज्यादा, ये पीछे म्यूट कर लो भाई, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज प्लीज म्यूट रखो आप। या थैंक यू। ठीक है, जितने ज्यादा आपकी बॉडी में फैट होगा उतने ही हाई चांसेस होंगे आपके इन्फ्लेमेशन होने के बॉडी के अंदर। जितने ज्यादा आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगी उतनी ज्यादा हाई चांसेस होंगे आपके ये ऑटो इम्यून सिस्टम का ट्रिगर होने की। तो आपको आपका वेट लॉस करना आपके थायराइड हाइपोथायराइड की केस में बेहद जरूरी है। लेकिन यहाँ पर बहुत लोग गलती ये कर सकते हैं कि बहुत ही लो कैलोरी डाइट के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, जो कि सही अप्रोच नहीं है। आपको जो वेट लॉस है उसको सही तरीके से करना बेहद जरूरी है। आपको एक प्रॉपर डाइट, एक प्रोटीन रिच डाइट आपको फॉलो करनी जरूरी है, आपको एक्सरसाइज करनी जरूरी है, और एक सही अप्रोच के साथ आपको वहां पर वेट लॉस करना चाहिए। गुड। इसके बाद हम सप्लीमेंट्स यूज कर सकते हैं, जैसे सेलेनियम, ठीक है, आपका जिंक, और ये सारी चीजें, और आपके जो ये सॉरी मेरे माइंड से स्किप हो गया, इंसुलिन जो रेजिस्टेंस है, जो वर्ड मैं छोटे छोटे वर्ड्स की बार भूल जाता हूँ, इंसुलिन जो रेजिस्टेंस है उसको कंट्रोल करने के लिए आप इनोजिडोल जो सप्लीमेंट आता है आप वो भी वहां पर यूज कर सकते हैं। तो ये सारे सप्लीमेंट भी आपको वहां पर हेल्प कर सकते हैं। और अगर आपको ऑटो इम्यून डिजीज है तो बहुत ज्यादा हाई चांस है कि आपका आयोडीन लेवल जो है वो हाई होगा। तो वहां पर आयोडीन ऐड करना डाइट में या सप्लीमेंट में बिल्कुल भी एक समझदारी वाली चीज नहीं होगी, वो फायदे के बजाय आपको वहां पर नुकसान देगी। गुड। तो आपको वहां पर अपना आयोडीन टेस्ट कराना भी बेहद जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपकी एंटीबॉडीज ज्यादा हैं तो आप अपना आयोडीन टेस्ट भी जरूर कराओ। अगर आपको लगता है कि आपका जो T3 T4 नहीं बन रहा है इनफ क्वांटिटी में तो अपना आयोडीन टेस्ट जरूर कराओ। तो आपको ये आयोडीन को एक प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करना, ना ज्यादा कम ना ज्यादा हाई और ना ज्यादा लो, उसको एक तरीके से रेगुलेट करना बेहद जरूरी है। गुड। विटामिन डी बेहद इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है, बेहद। और आज तक मैंने जितने भी टेस्ट कराए हैं, ठीक है, जितने भी क्लाइंट्स के मैंने टेस्ट कराए हैं, मैं मोर देन हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स के टेस्ट करा चुका हूँ,
एटलीस्ट 95% लोगों का जो विटामिन डी लेवल है वो हमेशा कम मिलता है। तो अपने विटामिन डी की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको जरूर पूरा करो। उसके बेहद 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 फंक्शन है बॉडी के अंदर, उसका कम रहना आपको थायराइड तो छोड़ो, इसके साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है आपको दे सकता है। गुड। इसके बाद जो हमारे थायराइड मेडिकेशंस हैं वो तो हम वहां पर यूज कर ही सकते हैं, और जो थायराइड मेडिकेशंस है उसके बारे में मैं कुछ रिकमेंड नहीं करूंगा। वो जो है आपका जो डॉक्टर्स हैं वही आपको वहां पर रिकमेंड करेंगे। गुड। इसके बाद मैंने आपको बताया था अगर आपको किसी पर्टिकुलर फूड के साथ एलर्जी है तो भी आपको वहां पर ऑटो इम्यून जो डिजीज है उसको फेस करना पड़ सकता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी भी चीज से, आपको फूड को छोड़ो, अगर आपको किसी भी चीज से एलर्जी है, ठीक है, तो वहां पर आपकी बॉडी वहां पर एंटीबॉडीज भेजेगी, आपका इम्यून सिस्टम वहां पर ट्रिगर होगा और एंटीबॉडीज भेजेगा और उस चीज को भगाने की कोशिश करेगा। अगर मान लो आपको ग्लूटेन से एलर्जी है, ठीक है, या आपको कॉफी से एलर्जी है या आपको नट्स से एलर्जी है, तो आपको वो सारे जो वहां पर जो पॉइंट्स है उनको फिगर आउट करना जरूरी है। और अगर आपको किसी फूड से एलर्जी या इनटॉलरेंस, दोनों में से कोई भी, उसको वहां से आपकी डाइट से एलिमिनेट करना बेहद जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो डेफिनेटली आपको ऑटो इम्यून डिजीज जो है उसको फेस करना पड़ेगा। गुड। यहाँ तक अब किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? अमरूद, रोबिन, अर्चित, साई? अमरूद? ओके। आज का जो हमारा ये वेबिनार है ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। हमने थायराइडिज्म के बारे में अच्छे से समझा कि सारी चीजें किस तरीके से काम करती हैं, क्या क्या जो इसके ट्रिगर पॉइंट हो सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको समराइज करना चाहूंगा कि जो हमारी जो अप्रोच है वो किस तरीके से रहनी चाहिए। सबसे पहले हमें हिस्ट्री पता होनी चाहिए हमारे क्लाइंट की, और जो मेडिकल रिकॉर्ड्स, भाई मान लो अगर किसी को 10 साल से हाइपोथायराइडिज्म है तो हमें उसकी 10 साल की हिस्ट्री प्रॉपर तरीके से पता होनी चाहिए। उसके बाद हमें जो मेन जो रूट कोज है, जो हमने बात करी थी, जो 7 रूट कोजेस के उनके बारे में हमने बात करी थी, वो हमें पता होने चाहिए। और अगर उनमें से कोई भी वहां पर प्रॉब्लम है तो हमें उस पर्टिकुलर जो रूट कोज है उसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि सीधा थायराइड को। ठीक है भाई, आपका अगर स्ट्रेस लेवल हाई है तो आप स्ट्रेस को मैनेज कीजिए, ना कि टीएसएच की मेडिसिन डालिए। गुड। इसके बाद अगर किसी तरीके का कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, भाई आपकी बॉडी में जिंक कम है, या आपकी बॉडी में सेलेनियम कम है, या आयोडीन कम है, या फिर आपकी बॉडी में विटामिन सी या विटामिन ई या विटामिन बी6 कम है, तो आपको जो न्यूट्रिशन जो डेफिशिएंसी है उसको आइडेंटिफाई कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप वहां पर सप्लीमेंट ऐड कीजिए। आपको प्रॉपर तरीके से जो लैब टेस्टिंग है उसके बारे में पता होना चाहिए। आपको T3 भी कराना है, आपको T4 भी कराना है, आपको फ्री T3 भी कराना है, आपको फ्री T4 भी कराना है, आपको TSH भी कराना है, आपको एंटीबॉडीज भी करानी है, और आपको रिवर्स T3 भी कराना है। अगर आपको किसी तरीके का कोई डाइजेस्टिव इशू है, अगर आपको किसी पर्टिकुलर फूड से एलर्जी है, तो दोनों ही आपको वहां पर चेक करने बेहद जरूरी है। और इसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो डॉक्टर के रिकमेंडेशन के अंडर आप वहां पर थायरोक्सिन जो हार्मोन है, ठीक है, T4 हमारा, थायरोक्सिन या T4, थायरोक्सिन या टी सॉरी थायरोक्सिन या थायरोनोम, जो हमारी जो मेडिसिन हम यूज करते हैं, जो कन्वेंशनल मेडिसिन है वहां पर वो यूज कर सकते हैं। और देखिए कुछ केस में ऐसा भी हो सकता है कि आपका T4 तो बन रहा है अच्छे से, ठीक है, और आप T4 ही मेडिसिन डाले जा रहे हो, लेकिन आपका T4 T3 में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो यहाँ पर आपको T4 के साथ T3 मेडिसिन की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो आप अपने डॉक्टर के साथ बात करके, ठीक है, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके आप T3 मेडिकेशन भी वहां पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आज का जो हमारा वेबिनार है वो ओवर होता है। और इसको लेकर अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड मैं जो रिकॉर्डिंग है आपके ग्रुप में भी अपलोड कर दूंगा, जिससे बाकी लोग भी इसको देख सके। मेरे ख्याल से जो आज वेडनेसडे था जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग जो है एब्सेंट रहे, फॉलो अटेंड नहीं कर पाए वेबिनार। और या सो आई विल अपलोड इट ऑन व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो।
and definitely you can ask any question if you face any problem, then you can directly message me or contact me there. Yeah, okay, so अभी अगर कोई क्वेश्चन तो मुझसे पूछ सकते हो अभी आप, अमरुद, रोविन, अर्चित, साई. ओके रोविन. ओके, मेरे ख्याल से भी कोई क्वेश्चन नहीं है, और डेफिनेटली अगर कोई बात भी क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, एंड हम वो जो सारे क्वेश्चन हैं उनको वहां पर हैंडल करेंगे. तो इस सेशन को इधर ही ओवर करते हैं, और बहुत जल्द एक नए वेबिनार के साथ मिलते हैं एक नए टॉपिक के ऊपर. थैंक यू.